जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ALP CBT 2 का सिलेबस लेके चल रहे हैं, जिसमें से दोस्तों इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का टॉपिक चल रहा था। तो आज दोस्तों पर्यावरण का क्या होगा, सेकेंड क्लास होगा। हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके थे। तो पर्यावरण का दोस्तों ये 2-3 दिन के बाद क्लास आ रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों PPT बनाने में काफ़ी समय टाइम लग जाता है। अगर आप पीपीटी को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, पीपीटी में कंसेप्ट आपका जितने भी कंसेप्ट होगा वो सारा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। जिसमें से दोस्तों कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, वो अभी आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों देखिए दोस्तों हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है, या यानी कि पारिस्थितिकी, या तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, या तो उत्पादक क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम को यहाँ पे स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या जानेंगे, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या होता है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इकोलॉजी की बात करें, जैसे कि देखिए दोस्तों अगर हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की बात करें तो क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों अगर अगर जैसे कि यहाँ पे कोई जीव है दोस्तों, क्या है, कोई जीव है। कोई जीव कहने का मतलब दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक क्या है, मेढक है। क्या है, एक यहाँ पे एक मेढक है। और मेढक कोई जीव है, मेढक क्या है, एक जीव है। तो इस मेढक को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए। इस मेढक कहाँ पे है, इस मेढक को क्या क्या चाहिए। जैसे कि अगर ये वायुमंडल में है, ये जहाँ पे जिस स्थल पे है, तो वहाँ पे वो स्थल मंडल है। तो ये मिट्टी पर है, तो मिट्टी की इसकी आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है। अगर वायुमंडल की बात करें तो ये जीवित रहने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इसका ऑक्सीजन के साथ संबंध है। इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के साथ इसके संबंध होगा। अगर इसे पेट भरना होगा दोस्तों, तो ये अपने से छोटे जीव को, अपने से और छोटे जीव को क्या करेगा, ये भक्षण करेगा, यानी कि खाने का काम करेगा। तो इसका उस जीव से भी संबंध है, परस्पर क्या होगा, क्रिया होगा, संबंध होगा। और इसे क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो इसे पानी की भी आवश्यकता होता है, पानी की भी आवश्यकता होता है। यानी कि दोस्तों एक जीव को उनके पर्यावरण से के बीच में जो रिलेशन होता है या संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, या पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि कोई भी जीव को उसके आसपास के जीवों से क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। यानी कि उसके आसपास के जीवों के बीच में क्या हम अध्ययन कर सकते हैं। पारिस्थितिकी शब्द दोस्तों देने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, पारिस्थितिकी देने वाला, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द यानी कि वर्ड जो है पारिस्थितिकी, ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वर्ड देने वाले कौन है, तो वो अर्नेस्ट हेकल है। कौन है दोस्तों, अर्नेस्ट हेकल है। अर्नेस्ट हेकल। और कब इन्होंने दिया दोस्तों, 1989 में दिया था। एडी मतलब ईस्वी, और बीसी होता तो बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व हो जाता। तो ये अर्नेस्ट हेकल ने कब दिया है, 1989 में पारिस्थितिकी शब्द को बारे में यानी कि पारिस्थितिकी शब्द जो रचा है दोस्तों, यह नाम जो दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम पारिस्थितिकी जनक की बात करें, यानी कि फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो वो अलेक्जेंडर ऑन हेम्बोल्ट है। कौन है, अलेक्जेंडर ऑन हेम्बोल्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पारिस्थितिकी का 3 जनक हमने लिख रखा है। पहला क्या है, अलेक्जेंडर ऑन हेम्बोल्ट। दूसरा क्या है, योगी पी ओडुम। और तीसरा क्या है दोस्तों, श्री रामदेव मिश्रा। लेकिन इसमें से दोस्तों ये फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले फादर ऑफ इकोलॉजी किसे माना जाता था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का। लेकिन आधुनिक में ये परिस्थिति क्या है, ये प्राचीन मतलब कह सकते हैं, प्राचीन यानी कि पहले का, पुराना। और आधुनिक में यानी कि लेटेस्ट में जो खोज करता है वो कौन है, यूजी पी ओडुम है। यूजी यूजीन पी ओडुम है। तो यो यूजिन यानी कि यूजीन पी ओडुम क्या कहलाएगा, आधुनिक परिस्थितिकी के जनक, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी।
फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहलाएगा। अब ये हमारा क्या था दोस्तों, ये वर्ल्ड के लिए था, ये हमारा क्या था, वर्ल्ड के लिए था, पूरे दुनिया के लिए था, पूरे विश्व के लिए था। लेकिन जो भारत के इकोलॉजी हैं, भारत के इकोलॉजी कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, श्री रामदेव मिश्रा है। कौन है, श्री रामदेव मिश्रा। तो इस ये दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि श्री भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो श्री रामदेव मिश्रा है। और जैसा कि हमने दोस्तों पहले कहा है कि ये क्लासेस जो होगा वो सिर्फ एलपी सीबीटी 2 के लिए ही नहीं, बल्कि बल्कि इसमें क्या होगा, एनटीपीसी के लिए भी लाभदायक होगा, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, इकोलॉजी था। तो पारिस्थितिकी के जनक कौन है, अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट है। और आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, यूजीनी पी ओडुम है। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इकोलॉजी की कौन है, तो श्री रामदेव मिश्रा है। अगला देखिए दोस्तों हमारा क्या है, अब देखिए दोस्तों, अब हम अगर हम बात करें दोस्तों, जो जनसंख्या एवं सहभागिता की पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम एक पर्टिकुलर जीव की बात करें, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर जीव की बात करें, यानी कि इंडिविजुअल, इंडी पर्टिकुलर जीव यानी कि इंडिविजुअल की बात करें दोस्तों, इंडिविजुअल यानी कि अकेला जीव, एक अकेला जीव की बात करें, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। लेकिन एक ही प्रजाति का जन यानी कि एक ही प्रजाति का अधिक मात्रा हो जाता है। जैसे कि देखिए, ये अकेला कुत्ता था, तो इसको हमने क्या बोला, एक जीव है। क्या है ये, ऑर्गेनिज्म या तो एक जीव है। लेकिन कुत्तों की जनसंख्या क्या हुआ, बढ़ गया। देखिए, कुत्तों की जनसंख्या क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ गया। तो जब कुत्तों की जनसंख्या बढ़ गया, जब कुत्तों की जनसंख्या बढ़ गया दोस्तों, यानी कि कुत्तों का संख्या क्या हो, बढ़ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये कुत्तों के था। अब अगर हम मान लेते हैं कि कोई अन्य जानवर है, जैसे कि मछली है, मछली है, तो मछली, एक अकेला मछली, तो वो क्या कहलाएगा, जीव कहलाएगा। लेकिन मछलियों का समूह जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। अगला टर्म हमारा क्या दोस्तों, कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तो समुदाय हम किसे कहते हैं, जब एक ही, एक विशेष क्षेत्र में, इसके बारे में दोस्तों, इसका डेफिनेशन हमने अगले स्लाइड में लिखा हुआ है, आप वहां पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूँ। कम्युनिटी किस, कम्युनिटी या समुदाय हम किसी को कहते हैं दोस्तों, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष जाति, यानी कि विशेष जीव, विशेष प्रकार के जीव होते हैं, जीवों का समूह होते हैं, वो क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये कुत्ता है, और यहाँ पे कुत्ता के साथ क्या है, मनुष्य भी है, आपस में पेड़ पौधे भी हैं, और यहाँ पे रहने के लिए एक विशेष क्षेत्र होगा जहाँ पे रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक समुदाय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, समुदाय कहलाएगा हमारा। जैसे कि एक, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि कोई शहर में या कोई गांव में रहते हैं, तो उस गांव में दोस्तों अनेक प्रकार का क्या होता है, जानवर होता है, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया, फिर आपस में मनुष्य भी रहता है। तो वो एक क्या है दोस्तों, एक समुदाय कहलाता है। क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, समुदाय कहलाता है। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, कि जैसे कि कोई भी पारिस्थितिकी में मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी विशेष क्षेत्र में, यानी कि देखिए दोस्तों, जो हमने इकोलॉजी, जो इकोलॉजी के बारे में जाना दोस्तों, हमने क्या जाना कि किसी जीव के आसपास में उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इकोसिस्टम जस्ट वही है दोस्तों, कि इकोसिस्टम में किसी भी व्यक्ति के आपस में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, के बीच में उसका रिलेशन क्या होता है। समुदाय में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ जीव के बीच में इंटरेक्शन होता है, कि उसके बीच में संबंध क्या होता है, सहभागिता क्या होता है जीवों के बीच में। लेकिन एक इकोसिस्टम में क्या होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसके उसका कैसा रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे एक देखिए, एक मछली पकड़ने वाला यहाँ पे क्या है, एक लड़का है। तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए एक लड़का है, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे पानी है, तो पानी के साथ इसका रिलेशन क्या है, क्योंकि पानी इसको जीवन के लिए चाहिए, और इसका पानी क्या है, हमारा निर्जीव है। अब ये मछली पकड़ रहा है, तो मछली को क्या करेगा, ये खाने के लिए इसको पकड़ रहा है मछली को। तो ये मछली को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि ये इसका जरूरत है। और पानी, पानी ये क्या है, निर्जीव है, पानी भी इसके लिए क्या है, जरूरत है। तो मछली इस जो सजीव है, इसको उसका भी जरूरत है, पानी निर्जीव है, उसका भी जरूरत है। और
आपस में क्या है दोस्तों, हवा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, निर्जीव चीज है, उसका भी इसे जरूरत है। यानी कि इस बच्चे का जो जरूरत है आसपास की चीजों से, उसका रिलेक्शन क्या होता है या इंटरेक्शन क्या होता है, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दोस्तों हम डिटेल से आगे देखेंगे। अगला हमारा क्या है दोस्तों, बायोम। क्या है दोस्तों, बायोम। बायोम क्या है दोस्तों, किसी विशेष क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है, किसी विशेष क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है वो क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो सिर्फ रेगिस्तान, वहां पे सिर्फ क्या होगा, बालू ही बालू होगा। यानी कि एक ही प्रकार का, किसी विशेष क्षेत्र में एक ही प्रकार का जो पाए जाएंगे, चाहे जीव हो चाहे स्थल हो, वो क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हम पेड़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पे पेड़ क्या है, एक ही प्रकार का पेड़ दिख रहा है। ये जो पेड़ पौधा दिख रहा है सब क्या है, एक ही प्रकार का दिख रहा है, तो ये एक क्या है, अलग सा बायोम है। अगर यहाँ पे एक झील की बात करें तो ये झील एक क्या है, अलग बायोम है। अगर यहाँ पे हम रेगिस्तान की बात करें तो वो क्या है, एक अलग बायोम है। तो वो क्या है, एक अलग बायोम है। अगला हमारा टर्म क्या है दोस्तों, बायोस्फीयर, यानी कि जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों जो मिल जाता है तो वो हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। क्या होता है, बायोस्फीयर बनता है, यानी कि वायु मिलकर के बायोस्फीयर बन सकता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, यानी कि जनसंख्या के बीच में या जीव के बीच में आपस के लोगों के साथ क्या रिलेशन होता है, सहभागिता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब ये हमारा क्या दोस्तों, उसका जो भी हमने बताया दोस्तों, वो यहाँ पे उसका हमने लिख रखा है। जैसे कि व्यक्तिगत जीवित वस्तु, व्यक्तिगत जीवित वस्तु मतलब कि इंडिविजुअल लिविंग थिंग, मतलब एक लौता जो जीवित होता है, वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। जब एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, जैसे कि हमने क्या देखा, कुत्ता 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 मिल करके क्या बन रहा था, तो वो एक ही प्रजाति के समूह को क्या बोलेंगे, जनसंख्या बोलेंगे। अब जनसंख्या का समूह जो एक निर्धारित क्षेत्र में एक साथ रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, सब कम्युनिटी कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। समुदाय और उनका विषय, उसका निर्जीव परिवेश, यानी कि इकोसिस्टम, हमने क्या बोला दोस्तों, कि एक बच्चा है उसके लिए ऑक्सीजन भी जरूरत है, तो पानी भी चाहिए, यानी कि निर्जीव और सजीव दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। अगला हमने देखा बायोम। बायोम के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों, कि समान वनस्पति, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में क्या होना चाहिए, समान वनस्पति होना चाहिए, या तो फिर जलवायु होना चाहिए। जैसे एक हमने क्या देखा कि एक ही जगह पर एक विशेष प्रकार का पेड़ था। फिर हमने देखा कि अगर रेगिस्तान की बात करें तो वहां पे सिर्फ बालू ही बालू होता है, तो वहां का जलवायु अलग होगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां का जलवायु क्या होगा, अलग होगा। तो एक विशेष क्षेत्र की बात करें तो वो बायोम कहलाता है। फिर बायोस्फीयर का तो हम लोग दोस्तों, पृथ्वी का वह भाग जिसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र समाहित होता है, यानी कि बायोस्फीयर हम किसको बोलेंगे, जिसमें जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों हो, वो क्या कहलाएगा, जीवमंडल कहलाएगा। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे हम क्या बात करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि इकोसिस्टम क्या है, तो हमने बताया दोस्तों कि एक यहाँ पे क्या है, एक बालक है। अब इस बालक को, बच्चे को क्या चाहिए, मछली चाहिए, तो मछली क्या है, सजीव चीज है। लेकिन ये जल भी इसको चाहिए, तो जल क्या है, निर्जीव चीज है। तो किसी व्यक्ति या किसी जीव को, उसे जैविक पदार्थ की भी जरूरत होता है और अजैविक पदार्थ की भी जरूरत होती है। किसी व्यक्ति या जीव को उसी जैविक पदार्थ की भी जरूरत होता है और अजैविक पदार्थ का, यानी कि सजीव और निर्जीव। यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैविक अजैविक चीजों का क्या होता है, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, या उसकी जरूरत होता है, या इंटर रिलेशन होता है, या अंतर संबंध होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक क्या है, एक मेढक है, एक मेढक है, और ये क्या है, तालाब है। तो मेढक दोस्तों, मेढक को क्या चाहिए, जल चाहिए, क्योंकि मेढक दोस्तों, अधिकतर मेढक जो होता है वो जल में ही रहता है। मेढक एक्चुअली में दोस्तों, जो मेढक होता है वो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन कहने का मतलब दोस्तों कि वो उभयचर होता है, वो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। तो इस मेढक के लिए क्या है, ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, जहां पर उसका जीवन संभव हो सकता है। अगर इस मेढक को दोस्तों हम रेगिस्तान में ले जाकर रख दें, तो क्या इस मेढक का जीवन संभव हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए इसका संबंध पानी के साथ या तो फिर स्थल के साथ ही रह सकता है, जीवित रह सकता है। अगर हम मछली को जल से बाहर निकाल के मिट्टी में रख दें, तो क्या मछली जीवित रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। तो
तो इस मछली का रिलेशन क्या है, पानी के साथ है, उसका अंतर संबंध है। तो वैसे जीव जिसका क्या है दोस्तों, चाहे जैविक पदार्थ हो या अजैविक पदार्थ हो, उसका जो अंतर संबंध किसी जीव के साथ होता है, वहां का वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो ये क्या है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या था, पारिस्थितिकी तंत्र था। लेकिन दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का नाम की बात करें तो किसने दिया, वो किसने दिया, तो पारिस्थितिकी नाम देने वाला कौन थे दोस्तों, एजी टेंसले थे। कौन थे, एजी टेंसले, एजी टेंसले थे। और इन्होंने कब दिया दोस्तों, तो 1935 में एजी टेंसले ने क्या किया, पारिस्थितिकी तंत्र का नाम दिया। और कब दिया दोस्तों, 1935 में दिया। तो एजी टेंसले, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द देने वाले कौन थे, देने वाले कौन थे, तो वो एजी टेंसले थे। एजी टेंसले थे और कब दिया, 1935 में। तो ये इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। अगला टर्म देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे अब इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को जनरली अगर देखा जाए दोस्तों तो दो तरीके से बांटा जा सकता है। इकोसिस्टम की बात करें तो दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला क्या दोस्तों, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मतलब क्या दोस्तों, प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब क्या, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। और आर्टिफिशियल मतलब क्या होगा, कृत्रिम, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो भगवान द्वारा बनाया गया है वो, और आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है वो। तो इसका दोस्तों हम सबसे पहले नेचुरल आर्ट इकोसिस्टम क्या क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। अगर हम दोस्तों नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। क्या दोस्तों जंगल को मनुष्य बनाया है क्या, हालांकि दोस्तों आजकल पेड़ पौधे को खुद आर्टिफिशियल रूप से लगाया जा रहा है, लेकिन जंगल जो है वो नेचुरल होता है। क्या होता है, नेचुरल। तो ये एक नंबर का, यहाँ पे दोस्तों नंबर में देते जाता हूँ, क्योंकि जो डायग्राम किसका है, वो डायग्राम को दोस्तों याद रखिएगा। तो ये एक नंबर यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये जंगल का इकोसिस्टम है। ये क्या है, जंगल इकोसिस्टम है। अब जंगल इकोसिस्टम की बात करें दोस्तों तो देखिए, यहाँ पे क्या एक भालू दिख रहा है, यहाँ पे मोर दिख रहा है, यानी कि अन्य प्रकार का जीव जंगल में पाए जाते हैं। तो जो जीव जहां पे जिसके लिए आवश्यक होता है, वैसे जीव को उसका क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। तो जंगल पारिस्थितिकी तंत्र, शेर की बात करें, शेर का पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ वो हो सकता है, उसका जंगल में हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा हमारा क्या है, घास का मैदान। दूसरा क्या है, घास का मैदान। तो घास का मैदान देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, घास का मैदान हो गया। तो घास का मैदान में जो भेड़ होते हैं, भेड़ और बकरियां, तो भेड़ अधिकतर क्या होता है दोस्तों, घास के मैदान में रहता है। तो ये क्या हो गया, घास का इकोसिस्टम हो गया। अब घास में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, कीट कीट पतंग होते हैं। जैसे कि हो गया ग्रास होपर्स हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिड्डा बोलते हैं। और अन्य प्रकार का क्या होता है, पक्षी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, तितलियां हो गया। तो वो बहुत सारे जीव होते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, घास के मैदान में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्या होगा दोस्तों, रेगिस्तान। ये क्या हो गया, रेगिस्तान। तो ये रेगिस्तान हमारा क्या है दोस्तों, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है। चौथा हमारा क्या हो गया दोस्तों, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा क्या हो गया, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये मीठे पारिस्थितिकी का पानी तंत्र हो गया। जहां पे देखिए दोस्तों, मीठे पानी का तंत्र में क्या हो सकता है, एक बतख हो सकता है, मछलियां हो सकता है। तो ये मीठे पानी का क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ये सारा का सारा क्या क्या है दोस्तों, नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है, नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये पांचवा हमारा क्या हो गया, समुद्री, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि खारे पानी का जो तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खारे पानी में क्या क्या पाया जा सकता है, कछुआ पाया जा सकता है, मछली पाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये सारा का सारा हमारा क्या था दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि नेचुरल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र, इसको हम कह सकते हैं। अगला हमारा क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जिसे दोस्तों मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो। जैसे मछली घर, ये क्या दोस्तों, मछली घर यानी कि एक्वेरियम। देखिए दोस्तों, एक्वेरियम क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे दोस्तों आप देखेंगे, या बहुत सारे लोग घर में ही क्या करते हैं, एक शीशे का दोस्तों बना लेता है एक्वेरियम, और उसमें क्या करता है, मछली डाल के रखता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक शीशे का क्या बनाया गया है, शीशे का एक बॉक्स बनाया गया है, जिसमें से पानी डाल के इसमें क्या क्या डाला गया है, एक मछली के लिए, मतलब दोस्तों जो जो मतलब आवश्यकता होता है, वो सारा कुछ डाला गया है। जैसे कि देखिए, मछली को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, तो ये मिट्टी डाल दिया गया है, बालू डाल दिया गया है। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा पत्थर डाल दिया है,
पत्थर। और इसमें दोस्तों जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, वो पौधे को डाल दिया, लगा दिया है इसमें छोटा छोटा सा, और उसके बाद ये मछली डाल दिया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक आर्टिफिशियल एक्वेरियम हो गया। क्या हो गया, आर्टिफिशियल एक्वेरियम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक नंबर का हो गया। दूसरा नंबर का बगीचा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक बगीचा हो गया। तो बगीचा को दोस्तों आर्टिफिशियल रूप से बनाया जा सकता है, क्या कर उसको क्या बनाया जा सकता है, आर्टिफिशियल रूप से बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल रूप से बगीचा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अब तीसरा नंबर दोस्तों फसल क्षेत्र, यानी कि कृषि। कृषि यानी कि किसान लोग दोस्तों खेती करता है, तो खेती करने के बाद वो पौधा फसल लगाते हैं। फसल लगाने के बाद उसमें से बहुत सारे जीव आके रहते हैं, बहुत सारे जीव आके रहते हैं, जैसे मछली हो गया, मछली, मेढक वगैरह, केंचुआ हो गया, अर्थवर्म हो गया। वो सारे के सारे क्या होता है इसमें, यानी कि फसल वाले क्षेत्र में रहता है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक खेती फसल क्षेत्र भी क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अन्य हमारा अगला क्या है दोस्तों, वन्य जीव एवं अभयारण्य। वन्य जीव एवं अभयारण्य, तो वन्य जीव क्या होता है दोस्तों, वन्य जीव यानी कि जहाँ पे जीवों को रखने के लिए एक अलग से पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाता है, तो वो क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अगला क्या है दोस्तों, चिड़ियाघर। क्या है, चिड़ियाघर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जू। तो चिड़ियाघर भी हमारे क्या है दोस्तों, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। चिड़ियाघर में दोस्तों बहुत सारे जानवर को रखा जाता है, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर आने के दोस्तों पारितंत्र के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, पारितंत्र के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए तो पारितंत्र के लक्षण की बात करें, दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं हम, एबायोटिक और एक बायोटिक। अबायोटिक और बायोटिक। अबायोटिक मतलब क्या है दोस्तों, अजैविक घटक, अजैविक, या तो इसको हम कह सकते हैं कि निर्जीव, जो निर्जीव होते हैं वो। अबायोटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, अजैविक, अजैविक। और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, बायोटिक मतलब जैविक। बायोटिक मतलब क्या हो गया, जैविक। तो ये दो तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम का घटक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक अबायोटिक और बायोटिक। अब देखिए दोस्तों, अबायोटिक के अंतर्गत में क्या क्या आता है, जैसे कि देखिए दोस्तों सनलाइट की बात करें तो ये हमारा क्या है, अबायोटिक यानी कि अजैविक यानी कि निर्जीव चीज है। टेम्परेचर या तापमान की बात करें तो ये भी क्या है, अजैविक है। मिट्टी की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, अजैविक है। वायु की बात करें तो ये भी क्या है, अजैविक है। तो ये क्या है, हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। और दूसरा हमारा क्या आएगा दोस्तों, देखिए अबायोटिक के अंतर्गत में दोस्तों इतना ही आता है, इसके इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। अबायोटिक के अंतर्गत में दोस्तों बहुत सारी डिटेल से पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों को इतना ही सिलेबस में दिया गया है। तो अगला टर्म क्या है दोस्तों, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें दोस्तों, तो ये तीन तरीके से होता है। पहला क्या होता है, एक प्रोड्यूसर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या बोलेंगे हम, उपभोक्ता। कंज्यूमर्स मतलब क्या दोस्तों, उपभोक्ता या उपभोग करने वाले, उपभोक्ता, उपभोक्ता। और डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, अपघटक। क्या होता है, अपघटक, अपघटक। अब देखिए दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम था, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के लक्षण। तो हम दोस्तों बायोटिक के बारे में जाना, हम लोगों ने बायोटिक के बारे में जाना। अब इसमें से दोस्तों हमें पढ़ना क्या क्या है, तो ये प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ना है, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ना है, और डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों अगर कहीं से पूछा जाता है तो ये इन चीजों से पूछा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो ये इसको दोस्तों आप VVI या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे से सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में जानते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक। क्या कहलाता है ये, उत्पादक। अब देखिए दोस्तों उत्पादक की बात करें तो उत्पादक एक ऐसे जीव को संदर्भित करता है जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं पैदा करता है या बनाता है। अपना भोजन क्या करता है, जो खुद बनाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक। वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक। जैसे कि देखिए दोस्तों पेड़ पौधे जो भी हैं, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन किसी की मदद से नहीं बल्कि खुद बनाता है। क्या करता है ये? खुद बनाता है। जैसे कि देखिए, तो अगर मनुष्य या तो कोई जानवर की बात करते हैं, तो वो भोजन को क्या करता है? दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्या करता है? दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन पेड़ पौधे जो है वो खुद पर डिपेंडेंट है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या बना अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि देखिए, तो घास के मैदान में, घास या समुद्र में, अब यहाँ पे दो चीज देखिए दोस्तों, अगर हम स्थल में बात करें, जैसे घास के मैदान में, तो घास के मैदान में घास क्या बनाएगा? अपना भोजन खुद बनाएगा। तो पेड़ पौधे अगर बात करें तो अपना भोजन क्या बनाता है? खुद में। लेकिन वही जल में जल की बात करें, तो जल में जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाता है? फाइटोप्लैंक्टन कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोप्लैंक्टन। जो दोस्तों ये भी अपना भोजन खुद बनाता है, जो कि एक प्रोड्यूसर कहलाएगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा? एक प्रोड्यूसर यानी कि उत्पाद कहलाएगा। देखिए, तो जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? स्वपोषी या तो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो सारी चीज जो अपना भोजन खुद बना सकता है या दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक कहलाता है, और वो ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, या स्वपोषी भी कहा जाता है। तो वो क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पौधा हो गया, फिर ये पौधा हो गया, ये पेड़ हो गया, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएगा? हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, यानी कि उत्पादक कहलाएंगे, जो अपना भोजन खुद बनाता है। देखिए दोस्तों, अपना भोजन बनाने का कहने का मतलब दोस्तों, ये भोजन बनाता कैसे है? जैसे कि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक सन हो गया, सन सन हो गया। ये सन कहने का मतलब दोस्तों ये क्या है? सूर्य हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हमारा क्या आता है? सनलाइट आता है। सनलाइट आता है। जैसे कि ये सनलाइट इसमें आया, इस पेड़ में आया। अब ये सनलाइट आया दोस्तों, तो पेड़ में क्या पाया जाता है? पेड़ में पाया जाता है हरितलवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। पेड़ में क्या पाया जाता है? हरितलवक या तो क्लोरोप्लास्ट। और ये वायुमंडल से क्या करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वायुमंडल से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और सन से, सूर्य से क्या लेता है? प्रकाश लेता है, लाइट एनर्जी लेता है। और जड़ से क्या लेता है? ये जल को लेता है। क्या करता है? जल को लेता है। तब जाके ये पेड़ क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन बनाता है। तो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना विकसित विकास खुद करता है। तो वो क्या कहलाता है? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, पेड़ भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधे को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, H2O चाहिए, प्लस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? हरितलवक कहते हैं। किस जिसको क्या बोलते हैं? हरितलवक कहते हैं। तो ये एक पेड़ को दोस्तों अपना भोजन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। तो वो जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों? कंज्यूमर। क्या था? कंज्यूमर। अब देखिए दोस्तों, जो उत्पादक थे, वो अपना भोजन को क्या कर रहे थे? खुद निर्माण कर रहे थे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये डिपेंडेंट किस पर होते हैं दोस्तों? तो ये प्राथमिक वाले, सॉरी, ये उत्पादक पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उत्पादक को ही खाते हैं। जैसे उपभोक्ता वे जीव हैं जो अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं पैदा करने का कहने का मतलब दोस्तों, निर्माण नहीं कर सकता है। निर्माण नहीं कर सकता है। जो अपना भोजन स्वयं निर्माण या बना नहीं सकता है, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो इसे दोस्तों परपोषी भी कहा जाता है। परपोषी क्यों दोस्तों? क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब भोजन, तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसे क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। देखिए दोस्तों, उपभोक्ता की अगर हम बात करें, तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। ये तो तीनों हमारा क्या था दोस्तों? कंज्यूमर, उपभोक्ता के अंतर्गत में आते हैं, जो कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये दूसरे का, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर जो होगा दोस्तों, हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अपना भोजन वो खुद स्वयं नहीं बनाता है। तो अब देखिए दोस्तों, पहले हम प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में जानते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है दोस्तों?
प्राइमरी कंज्यूमर तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, पौधे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि यहाँ पे यूं कहें, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है सिर्फ और सिर्फ उत्पादक को ही खाता है, प्रोड्यूसर्स को ही खाता है। और प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको खाएगा? उत्पादक वाले पौधे, यानी प्रोड्यूसर्स को ही खाएगा, यानी कि सिर्फ घास फूस को ही खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के वाले पौधे यानी जीव। अब इसके अंतर्गत में देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइमरी कंज्यूमर को क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव बोलते हैं, शाकाहारी पशु बोलते हैं। जैसे कि हिरन हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि उत्पादक उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि पौधे को खाते हैं, यानी कि घास को खाते हैं। जैसे कि ये हिरन हो गया, देखिए हिरन क्या है दोस्तों? पत्तियों को खा रहा है। गाय घास को खा रहा है। ये हाथी दोस्तों, हाथी हमारा क्या है? पेड़ पौधे घास को ही खाता है। जिराफ की अगर बात करें तो ये भी दोस्तों शाकाहारी है। जेबरा की बात करें तो ये भी शाकाहारी है। जेबरा भी क्या है दोस्तों? शाकाहारी है। ये हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या है? गिलहरी है। तो गिलहरी भी क्या है? शाकाहारी है। तो हिरन, ये भी हमारा क्या है दोस्तों? हिरन है। ये जिराफ है, जिराफ है हमारा शाकाहारी। तो वे सारे शाकाहारी, यानी कि दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि शाकाहारी जीव पशु जो होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। या प्राइमरी कंज्यूमर के जितने भी जीव होंगे वो सारे के सारे शाकाहारी होंगे। और ये हमेशा किसको खाएंगे? उत्पादक को खाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे को खाएंगे, घास फूस को खाएंगे। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों? सेकेंडरी कंज्यूमर। अगला क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए, तो सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो ये ऐसे जीव जो अपने पोषण कहने का मतलब भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लोमड़ी की बात करें, तो लोमड़ी किसको खाएगा? लोमड़ी किसको खाएगा दोस्तों? लोमड़ी जो होगा, अ, किसी जैसे कि खरगोश को मान मान लेते हैं खाएगा। तो खरगोश क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि खरगोश क्या है दोस्तों? शाकाहारी जीव है। खरगोश क्या है? शाकाहारी जीव है। लोमड़ी किसको खाएगा? मान लेते हैं लोमड़ी खरगोश को खाया। क्या है? लोमड़ी जो है दोस्तों, जो लोमड़ी होगा या तो जो फॉक्स होगा वो किसको खाएगा? खरगोश को खाएगा। अब खरगोश किसको खाएगा? घास फूस को खाएगा। खरगोश किसको खाएगा? घास फूस को खाएगा। किसको खाएगा? खरगोश। खरगोश घास को खाएगा, ग्रास को खाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये लोमड़ी जो है, यानी कि फॉक्स जो है, किसको खाएगा? रेबिट को खाएगा। अब ये रेबिट किसको खाएगा? घास को खाएगा। और घास हमारा क्या कहलाता है? घास हमारा उत्पादक कहलाता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? घास उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स कहलाता है। और खरगोश हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? लोमड़ी खाएगा। तो लोमड़ी हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। यानी कि दोस्तों, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। ओ सॉरी, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उत्पादक को खाएगा। क्या खाएगा? उत्पादक को खाएगा। इस प्रकार से ये सीरीज चलता रहता है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा किसको खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा? खरगोश आ जाएगा, बकरी आ जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर तो ये इसे खाने वाला कौन है? लोमड़ी है, भेड़िया है। अब देखिए, सांप की बात करते हैं। सांप किसको खाता है? छोटी छोटी मेढक को खाता है, फ्रॉग को खाता है, यानी कि छोटे छोटे, जैसे कि दोस्तों चूहा हो गया, चूहे को खाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर वाले जीव कहलाते हैं। जैसे कि फॉक्सेस, फ्रॉक्स, स्नैक्स, वॉल्व्स, ये सारे क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला हमारा क्या है दोस्तों? टर्सरी कंज्यूमर्स, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें दोस्तों, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें दोस्तों, तो सेकेंडरी कंज्यूमर वाले जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब अगला टर्म देखिए दोस्तों, अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों? अब देखिए, टर्सरी उपभोक्ता की बात करें दोस्तों, तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। प्राथमिक यानी देखिए दोस्तों, जो टर्सरी कंज्यूमर्स है, पहले
पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं दोस्तों, घास है। घास को किसने खाया? खरगोश ने खाया। किसने खाया? खरगोश ने। खरगोश ने खाया। घास को किसने खाया? खरगोश ने। खरगोश को किसने खाया दोस्तों? लोमड़ी ने। खरगोश ने किसने खाया? खरगोश को किसने खाया? लोमड़ी ने। अब लोमड़ी को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा। कौन खाएगा? टाइगर यानी कि बाघ खाएगा। तो ये घास हमारा क्या है? उत्पादक है। ये हमारा क्या है? प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये क्या है? लोमड़ी हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। यानी कि जो टाइगर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाले को खाएगा। टाइगर किसको खाएगा? लोमड़ी को भी खाएगा और खरगोश को भी खाएगा। टाइगर लोमड़ी को भी खाएगा, खरगोश को खाएगा, खरगोश को भी खाएगा। यानी कि दोनों कंज्यूमर्स को खाएगा। वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर को टाइगर खाएगा, तो वो क्या कहलाता है? टर्सरी उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्सरी उपभोक्ता। देखिए दोस्तों, टर्सरी उपभोक्ता में दोस्तों इसको हम ओमनीवोरस और कार्निवोरस दोनों कह सकते हैं। ओमनीवोरस और कार्निवोरस दोनों कह सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ओमनीवोरस कहने का मतलब है जो मनुष्य होता है, मनुष्य भी इसी कैटेगरी में आता है। मनुष्य भी क्या होता है? इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि मनुष्य मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। तो ये सर्वाहारी पशु इसके अंदर आ सकता है, या कार्निवोरस या ओमनिवोरस दोनों होता है। टर्सरी उपभोक्ता में कार्निवोरस और ओमनिवोरस दोनों जीव हो सकते हैं। दोनों जीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये टर्सरी कंज्यूमर हो गया। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? एक हिरण को पकड़ के रखा है ये, और ये हमारा जो गिद्ध है वो क्या है? सांप को पकड़ रखा है। तो ये क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत में आएगा। तो एग्जांपल इसका क्या क्या दोस्तों? लायन, टाइगर और ईगल, यानी कि बाज। ईगल, बाज या तो चील, जो भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर हो गया। अगला हमारा क्या है दोस्तों? डिकम्पोजर। अगला क्या है दोस्तों? डिकम्पोजर आने की अपघटक। डिकम्पोजर आने की अपघटक। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा अब तक? पहले हमने देखा घास के बारे में, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? इसको दोस्तों लिख देता हूं मैं। हमने क्या देखा दोस्तों? घास। घास क्या है? उत्पादक है। क्या है ये? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर है। ग्रास, ये क्या है? प्रोड्यूसर है। घास हमारा, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है। इसको किसने खाएगा? तो इसको कौन खाएगा दोस्तों? खरगोश खाएगा। अब इस खरगोश को कौन खाएगा दोस्तों? फिर हमने क्या बोला? खरगोश को ये लोमड़ी खा लेगा। अब इस लोमड़ी को खाने वाला कौन है? बाघ यानी कि टाइगर है। तो ये खरगोश हमारा क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी। और ये लोमड़ी क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये बाघ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। तो ये सारे, ये घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को बाघ। तो बाघ को खाने वाला कौन है दोस्तों? बाघ। अब देखिए दोस्तों, बाघ अगर मर जाता है या कोई भी जीव मर जाता है, तो उस जीव को दोस्तों कोई तो खाने वाला होगा। उस जीव को कोई भी खाने वाला, कोई तो खाने वाला होगा। जब मर जाएगा जीव तो खाने वाला कोई तो होगा। तो जो इस मरे हुए जीव को खाएगा वो क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है, यानी कि डिकम्पोजर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिकम्पोजर कहलाता है। यानी कि अपघटक अपने भोजन के लिए मृत और कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। यानी कि दूसरे जीव जब मर जाता है तो वो उस पर डिपेंड करते हैं और उसे खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया की बात करें, या तो केंचुआ की बात करें, या फंजाई या कवक की बात करें, इंसेक्ट या कीड़े की बात करें, दीमक की बात करें, तो ये सारे दोस्तों हमारे क्या होते हैं? अपघटक कहलाते हैं, जो एक मरे हुए जीव पर डिपेंडेंट होते हैं और उसे खा के कंज्यूम करते हैं। उसे खा के कंज्यूम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपघटक होते हैं ना, वो एक अपघटक की बात करें दोस्तों, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल सफाई कर्मचारी या प्राकृतिक सफाई कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो डिकम्पोजर को कहा जाता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक 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 सफाई कर्मचारी, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी, प्राकृतिक प्राकृतिक सफाई कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों?
नेचुरल डिकम्पोजर के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि प्राकृतिक सफाई कर्मचारी के रूप में अपघटक को जाना जाता है। ये अपघटक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई जीव अगर मर जाता है और उसे खाने वाला, कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है, तो वो ऐसे क्या होगा, गंध गंध मचा, स्मेल उसमें टॉक्सिक स्मेल आएगा, विषैले गंध आएगा। तो जो विषैले गंध आएगा वो वातावरण या वायुमंडल को क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा। वो क्या करेगा, प्रदूषित कर देगा। तो वो हमारा क्या है दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोज करने का काम करेगा, यानी कि वो पूर्ण तरीके से उसको कंज्यूम कर लेगा। तो वो तो हमारा साफ सफाई कर देगा। तो इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक सफाई कर्मचारी। इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर में हमने क्या देखा, शेर, बाघ, चील देखो। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मनुष्य तो होगा ही। इसके अलावा इसमें देखिए रेट होता है, चूहा हो जाता है, डॉग हो जाता है। देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत ये क्यों आएगा, क्योंकि ये सर्वाहारी है। क्या है, सर्वाहारी या टर्सरी कंज्यूमर है। रेट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो क्रो हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होता है, टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत में ही आते हैं। अब हमारा क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये एकरूपतावाद का सिद्धांत दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया है और एएलपी सीबीटी 2 में भी पूछा गया है। एएलपी सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकरूपतावाद का सिद्धांत, एकरूपतावाद का सिद्धांत पूछा गया है। तो एकरूपतावाद का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, कि एकरूपतावाद का सिद्धांत यह विचार है कि आज होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएं वही है जो अतीत में हुई थी और भविष्य में भी वही होती रहेंगी। इसे एकरूपतावाद के सिद्धांत के रूप में, सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों ये लाइन को, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, वन लाइनर के रूप में डायरेक्ट पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि देखिए एकरूपतावाद का कहने का मतलब है जैसे कि जो पहले पूर्वज से जो चला आ रहा है वही स्थिति अभी भी चला आ रहा है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए दोस्तों, जैसे कि पहले शेर हमेशा क्या है, हमेशा दूसरे जानवर को खाता है। शेर हमेशा क्या करता है, दूसरे जानवर को खाता है। जैसे कि शेर खरगोश को खाएगा, लोमड़ी को खाएगा। क्या शेर, शेर दोस्तों भूखा मर जाएगा लेकिन शेर घास नहीं खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा। तो शेर पहले भी जानवर को खाता था, अभी भी जानवर को ही खाता है। और अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश पहले भी घास खाता था, खरगोश अभी भी घास ही खाता है, अभी भी घास ही खाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जैसे कि ज्वालामुखी वगैरह जो फूटता है तो वो पर्वत से निकलते थे, तो पर्वत का निर्माण करते थे, तो अभी भी पर्वत का निर्माण करेगा। तो ये क्या कहलाता है, एकरूपतावाद का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि पहले जो हो रहा था अभी वही हो रहा है, लेकिन मात्रा थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो अब देखिए दोस्तों जो ये एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो जेम्स, किसने दिया था दोस्तों, जेम्स हटन ने। किसने दिया था, जेम्स हटन ने एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया था। एकरूपतावाद का सिद्धांत जेम्स हटन ने दिया था। जेम्स हटन, जेम्स हटन ने एकरूपतावाद का सिद्धांत दिया था। तो ये दोस्तों ऑनलाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से ही उठाया है। अब देखिए दोस्तों अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है दोस्तों, रूल्स ऑन इकोसिस्टम। रूल्स ऑन इकोसिस्टम, यानी कि दोस्तों रूल, इकोसिस्टम में रूल क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम में रूल्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, एनर्जी फ्लो। क्या होता है, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो होने का मतलब क्या है दोस्तों, जब एक जीव दूसरे जीव को खाएगा, एक जीव दूसरे जीव को खाएगा तो एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। खाद्य श्रृंखला में हमेशा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, सूर्य से, सनलाइट से मान लेते हैं इतना जूल का सनलाइट एनर्जी आया। अब इस एनर्जी को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होगा, यानी कि जो उत्पादक होगा, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होगा वो क्या करेगा, सन से इतना, सन के पास क्या है, इतना ऊर्जा है, लेकिन इस ऊर्जा का मात्र इतना ही ऊर्जा को क्या किया, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने, यानी कि उत्पादक ने लिया, यानी कि पेड़ पौधे ने इसे मात्र इतना, यानी कि इकाई दाएं 10,000 जूल का क्या किया, ऊर्जा को कंज्यूम किया। एक पेड़ पौधे ने, एक पेड़ पौधे ने क्या किया, मात्र से मात्र 10,000 जूल का क्या किया, ऊर्जा को कंज्यूम किया। लेकिन ऊर्जा देखिए कितना है यहाँ पर, अब इसी ऊर्जा का 10%
अब क्या जाएगा, जैसे इस पौधे को या फल को या फूल को किसी ने खाया, ग्रासहॉपर या टिड्डा ने खाया, तो इसका मात्र से मात्र 10% ऊर्जा किसके पास ट्रांसफर होके गया, इस टिड्डे के पास जाएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये पहला पोषी स्तर हो गया, ये क्या हो गया, पहला पोषी स्तर, यानी कि पोषी स्तर हो गया, पहला क्या हो गया, पोषी स्तर। पोषी स्तर कहने का मतलब तो फूड चेन के रूप में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल। तो ये घास को किसने यानी कि पौधे को किसने खाया, इस टिड्डा ने। तो इस टिड्डा को किसने खाया दोस्तों, मान लेते हैं ये चूहे ने खाया, इससे क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर चूहे ने खाया। अब इसका पहले क्या था, टिड्डा के पास 1000 जूल एनर्जी था। अब इस 1000 जूल में 1000 जूल का 10% एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हुआ, इस चूहे के पास ट्रांसफर हुआ। तो ये हमारा चूहा क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खाया, चूहे ने, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, यानी कि द्वितीयक द्वितीयक उपभोक्ता, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब इस चूहे को किसने खाया, टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि वोल्केनो या बाज या चील ने खाया। चूहे को चील ने, बाज ने, वोल्केनो ने खाया, तो इसका 10% एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो एनर्जी का ये ट्रांसफर दिखा रहा है। तो हमेशा एक पोषी स्तर से, यानी कि एक पोषी स्तर में एनर्जी का ट्रांसफर कम हुआ, इससे और एनर्जी का 10% ट्रांसफर हुआ, इसमें और इसका 10% एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या कहलाता है, एनर्जी फ्लो कहलाता है, एनर्जी फ्लो कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाएगा, प्राइमरी, जैसे प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास टर्सरी कंज्यूमर। तो इसी प्रकार एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि घास टिड्डे को खा जाए, नहीं खा सकता है। टिड्डा चूहा को खा जाए, नहीं खा सकता है। चूहा फाल्केनो को, बाज को खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होगा। हमेशा क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में होगा। किधर से होगा, उत्पादक से लेकर के टर्सरी कंज्यूमर तक एनर्जी का ट्रांसफर इस रूप में होगा। तो एक ही दिशा में होगा, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, एक दिशात्मक कहलाता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल कहलाता है। एनर्जी फ्लो क्या कहलाता है, यूनिडायरेक्शनल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, दोनों में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक दिशात्मक रूप से। तो इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पे इसको लिया है। अब देखिए दोस्तों, जब एनर्जी का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 10% ही हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% ही हो रहा है। तो ये 10% पर दोस्तों एक क्या आता है, लेंडमान थ्योरी आता है। क्या आता है, लेंडमान थ्योरी, यानी कि लेंडमान सिद्धांत आता है। तो लेंडमान ने क्या कहा दोस्तों, कि हर पोषी स्तर में एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो 10% ही होगा। हर पोषी स्तर में एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो 10% होगा। जैसे कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से 10, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना एनर्जी है, 10,000 एनर्जी है। तो इसका 10% एनर्जी किसके पास जाएगा, ऊपर इसके अगले वाले पोषी स्तर पे जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। तो ये पहले कितना था, 10,000 था, लेकिन अब कितना पहुंच गया, 1,000। यहाँ पे कितना, 1,000। अब इस 1,000 का 10% ही अगले पोषी स्तर में जाएगा, 10% ही अगले पोषी स्तर में जाएगा। तो 2 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, यानी कि 100, यानी कि 100 देखिए यहाँ पे है। फिर इस अगले पोषी स्तर में इसका भी 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10 बच गया, 10 क्या हो गया, 10। तो ये हमेशा एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो 10% ही होगा, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर पर 10% ही होगा। यानी कि एक एनर्जी लेवल से, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर क्या होगा, 10% ही ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। तो वो क्या कहलाता है, लैंडमान थ्योरी कहलाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया वो हमने यहाँ पे लिया है। अगला देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्या है दोस्तों, बायो एक्युमुलेशन, यानी कि जैव संचयन। क्या है दोस्तों, जैव संचयन। अब जैव संचयन की बात करें दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैव संचयन के बारे में। अब जैव संचयन की बात करें दोस्तों, तो जैव संचयन क्या होता है, जैव संचयन को दोस्तों हमने अपनी भाषा में लिखा है, खुद हमने ये टाइप करके लिखा है दोस्तों, कि जब जीव के एक एक कोशिका और ऊतक में विषैला तत्व जमना शुरू हो जाता है, और उस समय विषैला तत्व जमने का दर बढ़ जाता है और बाहर निकलने की दर बहुत कम हो जाता होता है, उस प्रक्रिया को जैव संचयन कहा जाता है।
जैव संचयन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैव इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक जीव है, क्या है? एक जीव, जैसे कि एक मछली है, तो ये इस मछली के पास क्या है? हल्का सा पहले क्या है दोस्तों? एक विषैले पदार्थ है। क्या है? एक विषैला, यानी कि इस विषैला क्या है? तत्व इसके अंदर, मछली के अंदर चला गया। अब ये विषैला तत्व जो है बढ़ता जा रहा है। ये विषैला तत्व क्या है? बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते-बढ़ते क्या हो गया? अधिक मात्रा में हो गया। लेकिन ये विषैला तत्व जो है वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। विषैला तत्व क्या हो गया? बढ़ता ही जा रहा है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर निकल भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में निकल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। यानी किसी जीव के अंदर में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ता जाना, बढ़ते जाना, वो क्या कहलाता है? बायो एक्यूमुलेशन या जैव संचयन कहलाता है। जैसे कि ये मछली को देखिए, यहाँ से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ गया, इसमें और बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। अब बायो एक्यूमुलेशन को अगर मापने की बात करें दोस्तों, तो किसमें मापा जाएगा? किसमें मापा जाएगा? तो पीपीएम में मापा जाएगा। पीपीएम में। अब पीपीएम का क्या मतलब है दोस्तों? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, या तो इसको हम मिलीग्राम प्रति लीटर के रूप में माप सकते हैं। यानी कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम टॉक्सिक पदार्थ है? टॉक्सिक पदार्थ है। अब देखिए, तो ये मछली के पास दोस्तों अगर बात करें कि विषैला जीव आया कैसे? जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, कोई केचुआ था या अर्थवर्म था, तो उसमें पहले से कोई विषैला जीव था, यानी कि विषैला अंश था। इस मछली ने क्या किया? उस केचुआ को खा लिया। अब केचुआ खाने के बाद इसका एनर्जी, यानी कि जो टॉक्सिक विषैला पदार्थ है, धीरे-धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है? बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। यानी कि विषैली पदार्थ की मात्रा का किसी जीव में बढ़ता जाना और उसका निकलने की संख्या या दर कम होना, वो बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों? बायो मैग्निफिकेशन। क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें अलग, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब दोस्तों अलग होता है। जैसे कि देखिए, जब कोई जैव संचयन का जीव फूड चेन में आ जाता है और अपने अंदर के जो विषैले तत्व है वो आगे वाले जीव को प्रदान करता है, और उस समय जो भी हानिकारक तत्व है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। यानी कि विषैले तत्व का दोस्तों कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। देखिए देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बायो बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन का मतलब क्या है? जैसे कि ये क्या है? ये दोस्तों एक मछली है, जिसको क्या कह सकते हैं हम? ये लॉबस्टर। क्या है दोस्तों? लॉबस्टर मछली है। तो जो लॉबस्टर होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं? झींगा माछ है। ये झींगा मछली, अब झींगा मछली में दोस्तों पहले से कुछ टॉक्सिक पदार्थ था। अब जब ये टॉक्सिक पदार्थ को क्या किया? इस मछली ने खाया। टॉक्सिक पदार्थ को क्या किया? मछली ने खाया। तो जो टॉक्सिक पदार्थ तो इसमें तो थोड़ा कम था। अब इस मछली को किसने खाया? दूसरे, यानी कि इस मछली को दूसरे बड़ी मछली ने खाया, तो उसमें टॉक्सिक लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगले जनरेशन की बात करें, अगले पोषी स्तरीय फूड चेन की बात करें, तो इन दोनों मछलियों को खाया, तो इन दोनों का जो एनर्जी लेवल किसमें चला गया? इसमें चला गया। अब इसको क्या किया? जो मछली था, इसको इससे भी बड़े जीव या जानवर ने खा लिया, तो इसका एनर्जी जो था, टॉक्सिक लेवल था, वो अगले लेवल पे चल गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एनर्जी पहले थोड़ा सा कम था, टॉक्सिक पदार्थ का, टॉक्सिक पदार्थ का जो मात्रा था कम था, इसमें थोड़ा और ज्यादा हो गया, इसमें थोड़ा और ज्यादा हो गया, और इसमें और ज्यादा हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें एक मछली दूसरे मछली को, जीव को खा के एनर्जी को बढ़ा, यानी कि टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा है। लेकिन पिछले में क्या था? एक ही मछली में, एक ही जीव में उसका लेवल बढ़ रहा था। पिछले में एक ही जीव में क्या था? टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बायो मैग्निफिकेशन में दूसरे जीव को कंज्यूम करके, इस जीव को खाया तो इसमें कम था, इसने इसको, इस जीव को खा लिया तो इसमें टॉक्सिक मात्रा इसका जो था इससे ज्यादा हो गया। अब इस जीव को ये खा लिया तो इसमें टॉक्सिक लेवल इन दोनों से ज्यादा हो गया। अब इस जीव को ये खा लिया तो इससे ज्यादा टॉक्सिक लेवल इसमें हो गया। तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। अब देखिए, तो इसमें छोटे जीवों के पास टॉक्सिक कंसंट्रेशन कम तथा बड़े जीवों के पास टॉक्सिक कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है। यानी कि जो मात्रा है, जो विषैली सांद्रता जो है, विषैली पदार्थ की मात्रा छोटे जीव में कम होगा और बड़े जीव में जितना होगा वो बड़ा होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन की मात्रा का। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये हमारा था दोस्तों आज का क्लास। अगले क्लास में अब हम दोस्तों क्या देखेंगे? जितने भी पिरामिड्स हैं, जो इकोसिस्टम में या इकोलॉजी से संबंधित जितने भी पिरामिड होते हैं, उस सारे पिरामिड के बारे में जानेंगे। पिरामिड के बारे में जानेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल बना होगा।
तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल मिल रहा है दोस्तों, या जरा सा भी आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा आपको लग रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक पीपीटी बनाने में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक एक पेज का पीपीटी बनाने में लग जाता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा एक पीपीटी बना के कितना समय लगता है। तो दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगला क्लास हो सकता है कि इन्वायरमेंट का कल पीपीटी बन बन जाए तो मैं ले आऊँगा, नहीं अगर बन पाता है तो मैं 1-2 दिन कम से कम वेट कीजिएगा तो फिर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और इसका पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।